नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 टाइम के टॉक शो अश्विनी सीज में। मित्रों, आज हमारी आपकी चर्चा का विषय पुनः बंगाल और बंगाल के आगामी चुनाव। परंतु आज इस विषय में विशेष समावेश है भारत के चुनाव आयोग का। मामला यह है कि आज भारत चुनाव आयोग की एक टीम बंगाल के प्रस्तावित चुनावों को लेकर के कानून व्यवस्था के जायजे के लिए बंगाल गई। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि बंगाल की कानून व्यवस्था का जायजा लेने की क्या जरूरत, जब हर कुछ स्पष्ट है कि पिछले कई महीनों से बंगाल राजनीतिक हिंसा के दौर से गुजर रहा है। हाल का ही जो वाकया हुआ, जिस तरीके से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बंगाल के प्रभारी की गाड़ी के ऊपर अटैक हुआ, आए दिन टीएमसी और भाजपा के कार्यकर्ताओं में टकराव हो रहा है, मारपीट हो रही है, जानलेवा हमले हो रहे हैं और मौतें हो रही हैं। तो जायजा किस बात का? कार्रवाई की बजाय चुनाव आयोग का मात्र जायजा लेने जाने का क्या औचित्य? मेरी समझ से बाहर है। परंतु यहाँ प्रश्न ये है कि जब हिंदुस्तान की राजनीति को चुनाव आयोग गवर्न करता है, सारी पार्टियां चुनाव आयोग में पंजीकृत होती हैं, पार्टियों के संविधान चुनाव आयोग के समक्ष होते हैं, पार्टियों का पंजीकरण और रद्द करने की जो प्रक्रिया है और जो अधिकार है वो चुनाव आयोग के पास है। तो भारत की राजनीति में इस अपराध को जन्म कहाँ से मिल रहा है? या तो चुनाव आयोग बाईमानदारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा, या जो कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है वो राजनीतिक दबाववश कर रहा है। ऐसे कई मुद्दे हम आप चर्चा करेंगे कि जो आज टीम बंगाल पहुंची है बंगाल की कानून व्यवस्था का जायजा लेने के लिए, क्या इस टीम के दौरे के बाद बंगाल में चुनावी या राजनीतिक हिंसा रुकेगी? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। या ये हिंसा अब किसी नए रूप में बंगाल में प्रभावी होगी? ये भी एक गंभीर प्रश्न है। चुनाव आयोग अगर ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को लेकर सजग होता और ईमानदारी से अपने अधिकारों का उपयोग करता, तो शायद आज भारत के सदन में अपराधी चरित्र के माननीयों का प्रभुत्व न होता। जी हाँ, शासन सत्ता में बैठी भाजपा जो किसी जमाने में राजनीति के अपराधीकरण का पुरजोर विरोध करती थी, आज दुर्भाग्य ये है कि उसकी अपने पार्टी में आपराधिक इतिहास के माननीय हैं। हालांकि उनकी अपने लिए, हर आदमी की अपने लिए प्ली होती है, और उनकी प्ली ये है कि उनके माननीयों पर जो आपराधिक मुकदमे हैं वो राजनीतिक विद्वेषवश हैं, और कमोबेश यही प्ली हर राजनीतिक पार्टी अपने मानने के लिए लेती है। परंतु आपको नहीं लगता कि किसी भी प्रदेश का चुनाव हिंसा क्यों कर होती है, और हिंसा करने वाली पार्टियों के प्रति क्यों नहीं कार्रवाई करता है चुनाव आयोग? और बंगाल की जो हिंसा है वो तो बिल्कुल प्रत्यक्ष है। बंगाल में दो ही पार्टियों में टकराव है। अपना शासन सत्ता बचाने के लिए ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी हर काम पे आमादा है, तो अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए भाजपा आए दिन की टकराहट, उसमें निर्दोषों का शिकार बनना, व्यवसाय व्यापार का शिकार बनना, आम आदमी का परेशानी। तो चुनाव आयोग किस बात का इंतजार कर रहा है? क्यों कर नहीं, एक प्रश्न मेरी जानकारी और मेरे जहन में बार बार ये उठता है कि क्यों कर नहीं चुनाव आयोग बंगाल में इन दोनों पार्टियों को प्रतिबंधित कर? अगर ये पार्टियां प्रतिबंधित हो जाएंगी तो मैं समझता हूं कि बंगाल की जो राजनीतिक हिंसा है वो एक हद तक रुक जाएगी। और जहां तक बात यह है कि अगर इस बात का अधिकार अगर चुनाव आयोग को नहीं दिया गया, तो इसके पीछे सरकार की मंशा क्या थी, व्यवस्था की मंशा क्या थी? क्या चुनाव आयोग को एक केवल दिखावी संगठन बना करके स्थापित किया गया है? क्या ये स्वायत्तता प्राप्त ऐसी एजेंसी है जिसके ऊपर पूरा राजनीतिक और पूरा सरकार का दबाव है? यदि है तो ये निष्पक्ष कैसे हो सकता है? एक गंभीर प्रश्न। और वैसे भी बार बार चुनाव आयोग पर इस तरीके की टिप्पणियां और इस तरीके की टीके जो है ये आम हैं। बड़ा दुर्भाग्य का मैटर रहा है
कि कई मामलों पे चुनाव आयोग ने स्वयं स्वीकारा है, हार्स ट्रेडिंग हो रही है, की जाने का प्रयास किया जा रहा है, और उसके बाद भी ऐसी पार्टियों के प्रति चुनाव आयोग का कार्रवाई न करना क्यों? क्या चुनाव आयोग भारत के संविधान के प्रति जिम्मेदार है अथवा सरकार के प्रति? ये एक बड़ा गंभीर और बड़ा विचारणीय प्रश्न है एक आम नागरिक के लिए, भारत के प्रबुद्ध वर्ग के लिए, क्योंकि इन पार्टियों ने तो संविधान की हत्या उसी दिन कर दी थी जब इन्होंने अपनी सुविधा अनुसार विभिन्न संशोधन ला करके भारत के संविधान में इतने पैबंद लगा दिए जितने पैबंदों का दुनिया का संविधान नहीं है। जितने संशोधन भारत के संविधान में किए गए हैं उतने अनुच्छेदों का तो दुनिया के कई देशों के संविधान में नहीं है। पूरी विश्व पर शासन करने वाली ब्रिटेन पार्लियामेंट, ब्रिटिश साम्राज्य का जो संविधान है वो भी मात्र 4 पन्ने का है, परंतु भारत में जो संविधान है इतने अनुच्छेद उसमें संशोधित किए गए, इतने हटाए गए, इतने जोड़े गए कि जिनको पढ़ करके बड़ा शर्म सा महसूस हो। मैं एक छोटी सी बात आपसे शेयर करता हूँ। भारत का सबसे बहुचर्चित एक संशोधन हुआ था 42वां संशोधन, जिससे 2 शब्द जबरदस्ती हिंदुस्तान के संविधान में डाले गए थे। एक था समाजवाद और दूसरा था सेक्युलरिज्म। आज समाजवाद की अपनी परिभाषा दी जाती है, हर पार्टी अपने को समाजवादी विचारधारा की कहती है, और सेक्युलरिज्म के लिए तो हर पार्टी का अपना कहना है। हिंदुत्व की पैरवी करने वाली पार्टी भी सेक्युलर है और अल्पसंख्यकों की पैरवी और उनके लिए लड़ने वाली पार्टी भी सेक्युलर है। मैं नहीं समझ पाता सेक्युलरिज्म को किस तरह डिफाइन किया जा रहा है, परंतु जो बंगाल में हो रहा है और जो होने वाला है वो निसंदेह चिंता का विषय है। चिंता इसलिए कि क्या इस अपराध की आधार पर हिंदुस्तान में लोकतंत्र कायम हो, या चुनाव आयोग का केवल दायित्व चुनावों का निर्वाह का संपादन है, फिर चाहे अपराधी सत्ता में है या डकैत या कोई भी। क्या आम आदमी को कभी प्रतिनिधित्व शासन में मिलेगा? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ कि जो महाराष्ट्र में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, हो सकता है संविधान की विधान के अनुसार ये चीज स्वीकार हो, परंतु सभ्य समाज में और किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में इससे बड़ा निंदा का विषय कोई और नहीं है, जहां प्रत्यक्ष में खुल करके वोटरों के वोट बेचे गए और भारत का चुनाव आयोग चुपचाप बैठा रहा, मूक दर्शक बन के बैठ के देखता रहा। बड़ा गंभीर और शर्मनाक विषय है। कमोबेश यही स्थिति बंगाल में होने जा रही है। ये चुनाव जब तक संपन्न होंगे तब तक कितने लोगों की बलि ये चुनाव लेंगे, इस बात का आकलन न तो भारत का चुनाव आयोग कर सकता है, न भारत की सरकार। ट्वीट पे राजनीति हो रही है, सोशल मीडिया में सब्जेक्ट मैटर ट्रोल कर रहा है, लेकिन आदमी मर रहा है। वो चाहे भाजपा का कार्यकर्ता कहीं मर रहा हो या टीएमसी का कार्यकर्ता। मानुष माटी की बात करने वाली ममता बनर्जी, क्या उनको ये नहीं दिख रहा है कि क्यों कर उनका कार्यकर्ता इतना निर्द्वंद हो गया है कि उसने मालदा जैसे एक जिगंध कांड को जन्म दे दिया? मित्रों, यदि आपको स्मरण हो, मालदा में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हिंदू नवतियों का जिस तरीके से गैंगरेप किए, उनकी अस्मिता की हानि की, हत्याएं की, क्या किसी राजनीतिक पार्टी को ये शोभा देता है? क्या टीएमसी भी तालिबान और इस तरीके के आतंकवादी पदचिन्हों पे चल रही है? और ऐसी पार्टी को यदि संविधान के तहत संरक्षण दिया जा रहा है चुनाव आयोग द्वारा, तो ये उससे ज्यादा गंभीर है। मैं 2014 की एक घटना आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मोदी सरकार जब निर्णय आई थी तो एक दिन बहुत बड़ी न्यूज थी हिंदुस्तान के हर पेपर में कि मोदी सरकार के आते ही पश्चिम बंगाल की 15 लाख से ज्यादा राशन कार्ड धारकों ने अपने राशन कार्ड सरेंडर कर दिए। उसके पीछे तर्क था कि ये राशन कार्ड अवैध ढंग से बने। बड़ी अच्छी बात है, 15 लाख फर्जी राशन कार्ड सरेंडर किए गए, परंतु आज तक किसी सरकार ने या किसी व्यक्ति जिम्मेदार ने, चाहे वो भाजपा का हो चाहे वो टीएमसी का हो,
ये नहीं बताया कि वो 15 लाख राशन कार्ड बनाने वाले अधिकारियों पे क्या कार्रवाई हुई। राशन कार्ड आम आदमी तो बनाया नहीं होगा, जाहिर सी बात है। राशन विभाग, राशनिंग विभाग ने बनाया होगा, अधिकारियों ने बनाया होगा। तो ये फर्जी राशन कार्ड बनाने वाले अधिकारियों पे कार्रवाई क्यों नहीं? 1.5 लाख कंपनियां, फेक कंपनियां, वो बंद हो गई। तो कंपनी कोई व्यक्ति विशेष तो बनाता नहीं, वो तो बाकायदा ड्यूली रजिस्टर्ड होती हैं, उनके बाईलॉज होते हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, बाकायदा रजिस्टर ऑफ कंपनी से ऊपर कंपनियां पंजीकृत होती हैं। तो अगर 1.5 लाख फर्जी कंपनियां बंद हुई तो फर्जी कंपनी बनाने वाले अधिकारियों के प्रति क्या कार्रवाई हुई? क्या राशन कार्ड बनाने वाले या फर्जी कंपनियां पंजीकृत करने वाले अधिकारियों को दंडित नहीं किया जाना चाहिए? ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। और ये प्रश्न इसलिए भी गंभीर है कि ये राजनीति के अपराधीकरण को भी प्रकट करता है। ये परिचायक है कि भारत की राजनीति में भ्रष्टाचार किस हद तक व्याप्त है, इस शासन व्यवस्था पे इन राजनीतिज्ञों की कितनी पकड़ है, ये अपने प्रदेश में, अपने क्षेत्र में, अपने देश में, ये अपने चुनावी क्षेत्रों में कितने प्रभुत्वशाली है कि ये जो है शासन की व्यवस्थाओं पर भी भारी है। ये फर्जी कंपनियां रजिस्टर्ड कराते हैं, ये फर्जी राशन कार्ड बनवाते हैं, फर्जी लोगों को नागरिकता दे रहे हैं। वैसे भी अगर आपको याद हो सन 2004 और 5 का वो दृश्य, जब इसी भारत की संसद में इन्हीं ममता बनर्जी ने 15 लाख बंगाली मुसलमानों का विवरण देते हुए पर्चे जो है आपके क्या कहते हैं सभापति की कुर्सी की तरफ उछाले थे। तो आज भी बांग्लादेशी शरणार्थियों के लिए दीदी परेशान है क्योंकि उनका वोट बैंक है। तो क्या देश की चिंता से ज्यादा ये बांग्लादेशी चिंता का विषय वस्तु है? तो इनकी यदि पैरवी हो रही है तो देश की सरकार और देश का संविधान क्यों उसको बर्दाश्त कर रहा है? देखना है कि क्या चुनाव आयोग वास्तव में ईमानदार होकर के आगामी बंगाल के चुनावों को भारत की संविधान की मूल आत्मा के अनुरूप संपादित करवा पाएगा, या पुनः ये एक बार शिकार होगा गंदी राजनीति का। पुनः एक बार ये दबाव में आकर के वो करेगा जो भारत की राजनीतिक पार्टियां इससे कराना चाहती है, भारत की सरकार इससे कराना चाहती है, या पुनः एक सेशन चुनाव आयोग में आएगा। क्योंकि ये ऑब्लिगेटरी पोस्ट है, इसमें शासन की सहमत और स्वीकृत और उपकृत करके लोगों को नियुक्त किया जाता है। और शायद यही एक संभवतः कारण था कि टी.एन. शेषन जैसे व्यक्तित्व को हिंदुस्तान का राष्ट्रपति नहीं बनने दिया गया। ये मेरी सोच है। सारे दल एक साथ लामबंद होकर उस व्यक्ति विशेष के विरोध में आए थे, क्योंकि उसने चुनाव आयोग को उसका सम्मान दिलाने का प्रयास किया था। उसके बाद भी चुनाव आयोग, जो दूसरे चुनाव आयुक्त आए थे, उन्होंने चुनाव आयोग की गरिमा के लिए काम किया, परंतु फिर अब चुनाव आयोग अपनी गरिमा से हटके काम कर रहा है। अगर करना रहा होता तो शायद महाराष्ट्र में, संभवतः मध्य प्रदेश में वोटरों का वोट न बिका होता। बड़ा गंभीर प्रश्न है कि एक विधायक को तो पार्टी बदलने का अधिकार है, परंतु एक आम वोटर को अपना वोट बदलने का अधिकार नहीं है। क्यों? और एक तरफ हम संविधान की भूमिका की प्रस्तावना में बात करते हैं कि हमारे यहाँ सबको समानता का अधिकार है। यदि समानता का अधिकार है तो वोटर को वोट बदलने का अधिकार क्यों नहीं? क्या मजाक है? एक आदमी जेल में रह करके चुनाव लड़ सकता है, पर दूसरा आदमी जो एक सामान्य जन है वो जेल में रह के वोट नहीं डाल सकता। क्यों भाई? ये दोहरा व्यवहार नहीं है क्या? ये समानता के अधिकार के सिद्धांत की अवमानना नहीं, उसका उपहास नहीं? चलते चलते एक गंभीर प्रश्न आपके सामने छोड़ के जा रहा हूं साथियों। इस पर विचार विनिमय और विचार विमर्श जरूर करिएगा कि जब प्रकृति में उपलब्ध निःशुल्क जल को, पीने वाले पानी को, ये मल्टीनेशनल कंपनियां, ये कॉरपोरेट बोतलों में भर के 20 रुपये में बेच रहे हैं, तो जब इनके हाथ में कृषि उत्पाद आएगा तब क्या होगा? इसी एक प्रश्न को आपके समक्ष विचार के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मुझको लाइक करें। नमस्कार।